हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग फिर पुनः की तरीके से जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ है उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमने कल देखा था कि पुर्तगाल और स्पेन दो ऐसे यूरोपीय देश थे जहां से सबसे पहले व्यापारिक रास्तों की खोज के लिए, भारत की खोज के लिए लोग निकले। भारत की खोज का मतलब भारत को खोजा नहीं गया था, भारत तो बहुत पहले से है। ठीक, भारत की खोज बहुत पहले से है। भारत तक यूरोप से लेकर के और भारत तक के बीच जो नए मार्ग की खोज की गई वो खोज की गई है। ठीक, बस वो कहा जाता है कि भारत की यानी पुर्तगाल और स्पेन यानी जो यूरोपीय हैं उनके लिए भारत की जो खोज थी, भारत तक के नए रास्ते की खोज थी, वो हुई है खोज। तो हम लोगों ने कल देखा कि जो उत्तर महासागरीय द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के हिस्से में, कल हमने देखा था कि ये कौन सा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो इसको नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये साउथ अमेरिका। ठीक, और ये यूरोप वाला हिस्सा, ठीक, यूरोप, और ये साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा। ठीक, इधर फिर ये एशिया, ठीक, और यहाँ पर ये इंडिया, ठीक, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। ठीक, तो हम लोगों ने कल यही देखा था कि जो इधर स्पेन, पुर्तगाल है, इधर के रास्ते से जो पुर्तगाल निकल करके आए हैं इसी को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसी को उत्तर महासागरीय बोला जाता है, जिसको 1487 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ तक के रास्ते से, पुर्तगाल से निकलकर यहाँ तक के रास्ते में कौन आया था? हमने बताया था बार्थोलोम्यू डियाज नामक एक व्यक्ति था जो पुर्तगाली, जो यहाँ तक आया, यानी उत्तर महासागरीय द्वीप की जो खोज किया था इन तटीय क्षेत्रों का, ये किया था पुर्तगाल का ही एक आदमी 1487 ईस्वी में। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। कल के चीजों सेशन में हम लोग लिख लिए हैं। फिर हमने बताया कि ठीक उसके 1487 के लगभग 5 सालों के बाद फिर एक व्यक्ति इसी स्पेन से निकला। ठीक, स्पेन मैड्रिड इसकी राजधानी, जहां से जिसका नाम था कोलंबस। वो इंडिया की खोज में निकला था, यानी भारत तक के रास्ते की खोज में निकला था। उसने सीधे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया, सीधे कहा कि चलते जाओ पश्चिम की तरफ, और जहां आएगा जो स्थान, जहां भूमि स्थल वाला भाग आएगा, क्योंकि सब बीच में पानी ही, जहां स्थल वाला भाग आएगा वो इंडिया होगा। उसने चलते चलते नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया, तो उसने इसको इंडिया कहा। ठीक, फिर उसके ठीक 6 सालों के बाद 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति निकलता है पुर्तगाल से, और पुर्तगाल के शासक को यहाँ तक कि रास्ता की जब खोज कर लिया था बार्थोलोम्यू डियाज, तो इसको बताया था पुर्तगाल के शासक को, और पुर्तगाल के शासक को यहाँ तक वास्को डिगामा जब आ रहा था तो उसको यहाँ तक के रास्ते की जानकारी हो गई। ठीक, वो इस रास्ते से होकर के यहाँ तक पहुंचा, और इसके बाद यहीं से उस समय के जो भारत के गुजरात हुआ करता था, और उस तरह से गुजरात के अलावा भी जो भारत का हिस्सा हुआ करता था उससे व्यापार हुआ करता था विदेशों में। मिस्र की सभ्यता, ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, उसी समय मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी हम दुनिया से व्यापार कर रहे थे तब के समय में। उसी समय जो गुजरात था, गुजरात का ही एक व्यक्ति था अब्दुल मनिक या अब्दुल मजीद, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के नाम मिलते हैं। ठीक, व्यक्ति एक ही है, कहाँ क्या कर देता है, यूपीएससी भी कभी कभी नाम इधर से उधर कर देता है। ठीक, तो अब्दुल मजीद कहीं कहीं देगा, कहीं कहीं अब्दुल मनिक। ठीक, अब अब्दुल मनिक जो व्यक्ति था गुजराती व्यापारी, वो भी व्यापार के लिए कहीं जा ही रहा था। अचानक रास्ते में जब ये वास्को डिगामा मिला इसको, अरब सागर, इधर अरब सागर है, ये अरब सागर की खाड़ी है, अरब सागर। ठीक, अब अरब सागर में उसको मिला और इसने
इधर से लेकर के जब भारत पहुंचा तो भारत के पश्चिमी तट ही सर्वाधिक जल से इधर लगे हुए हैं। तो इसने यहाँ पर पहुंचा और वास्को डी गामा को चाहिए था मसाला, ठीक, क्योंकि ठंडे प्रदेशों से आते हैं, इधर ठंडे प्रदेश हैं और ठंडे प्रदेशों में कोई भी चीज ज्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसाले में उसको बंद करके मसाले में उसको मिला करके रखा जाता है, तो ज्यादा सर्वाधिक लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इसी की वजह से वास्को डी गामा सबसे पहले केरल का उस समय जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था भारत में, वो केरल ही हुआ करता था भारत में मसाले के लिए। तो इसने कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, ठीक। कालीकट बंदरगाह को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कप कडाबू बंदरगाह, कप कडाबू बंदरगाह, अब इसी को बोला जाता है कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, ठीक। और साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल नामक जहाज से क्या किया था, वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ठीक। और जब पहुंचा तो वहां का कालीकट बंदरगाह का जो क्षेत्र में आता था वहां का एक शासक हुआ करता था राजा झेमोरी, ठीक। उसको पता हुआ कि एक यूरोपीय भारत आ रहा है। उसने क्या किया, उसके स्वागत के लिए बहुत धूमधाम तरीके से व्यवस्था किया और उसका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत किया, क्योंकि भारतीय राजाओं को जो उस समय पता हुआ करता था कि जो यूरोपीय लोग हैं जब आते हैं तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं, सोना चांदी बहुत ज्यादा मात्रा में देंगे, ठीक। इसके लालच की वजह से उसने सोना चांदी किया था, लेकिन वास्को डी गामा ने कुछ लिया नहीं था, न कुछ दिया उसको। इसकी वजह से जो कालीकट का इधर का जो जेमोरिन राजा हुआ करता था, वास्को डी गामा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। और फिर ज्यादा जब वास्को डी गामा इधर से सब मसाला खरीद करके लेकर के जब वापस लौटने लगा, तो जब वापस लौट रहा था तो इसने यहाँ तक कि कालीकट बंदरगाह पे बम तक मार कर गया था, ठीक। तो सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत के तक की खोज की, भारत की खोज नहीं की, भारत तक व्यापारिक रास्ते की खोज की, कहां से, पुर्तगाल से, यानी यहां से पुर्तगाल से निकल करके, ठीक, इधर से हमने कल बताया था, यहां से निकल करके ऐसे ऐसे करके ये पहुंचा होगा कहां, गुजरात, सॉरी केरल, ठीक। जब ये पहुंचा होगा तो पुर्तगाल से और भारत के बीच का जो प्रथम रास्ता, व्यापारिक रास्ता, ये रास्ता जो इधर से हुआ करता था, हमने बताया कि इधर से जो अरब हुआ करते थे ये बंद कर दिए थे इनका रास्ता। इधर से जो आने वाला समुद्री रास्ता या स्थलीय रास्ता था भारत में व्यापार करने के लिए, इसको बंद कर दिया गया था, ठीक। तो अब बचा यही था, इसी से व्यापार करने के लिए आना था। 14वीं 15वीं शताब्दी में जब यूरोप का पुनर्जागरण हुआ तो उन लोगों ने दिशा सूचक का ज्ञान हुआ, जहाज बनी तो उसने पानी की जहाजों से यहाँ तक पहुंचने का काम करना स्टार्ट कर दिया। और वास्को डी गामा को लगभग 90 दिन आने में लगे, यानी 3 महीने आने में और 3 महीना इसको जाने में लग गया। और सबसे प्रथम पुर्तगाली यात्री जिसने भारत की तक व्यापारिक मार्ग की क्या किया था, खोज किया था। तो इसको समझते रहिएगा कि भारत की खोज नहीं किया था उसने, भारत तक यानी पुर्तगाल से भारत तक, यूरोप से लेकर भारत तक नए एक रास्ते की खोज किया था। उसी समय एक व्यक्ति जो हमने बताया कि स्पेन से निकला हुआ था, जिसने उत्तरी अमेरिका में पहुंचा, जिसका नाम था कोलंबस। 1492 में उसने, कोलंबस ने भारत की ही खोज में निकला था। तो इसीलिए जो इसने नॉर्थ अमेरिका को एक कहता था कि अमेरिका यही इंडिया है, कोलंबस इसको इंडिया बताता है, वास्को डी गामा इसको इंडिया बताता है। अब यूरोपीय कंफ्यूजन में पड़ गए कि इंडिया है कौन असली। तो उसने बाद में उनको भी पता चला कि इंडिया यही असली है जहां से मसाले मिल रहे हैं। तो इसको उसने ईस्ट इंडिया नाम दे दिया। ईस्ट का मतलब उनके पूर्व में पड़ता था इसलिए ईस्ट इंडिया हो गया, और ये पश्चिम में पड़ता था इसलिए इसको वेस्ट इंडिया नाम दे दिया। और इसी वेस्ट इंडिया से वेस्ट इंडीज लोग हो गए, ठीक। वेस्ट इंडीज जो देश है यही उत्तरी अमेरिका में ही है, वेस्ट इंडीज। तो इस तरह से वेस्ट इंडीज और उधर ईस्ट इंडिया। अब भारत में जितनी भी इधर से कंपनियां व्यापार करने के लिए जाएंगे, सब में, सबके नामों में लास्ट में ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया लगा होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, डच ईस्ट इंडिया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया, ठीक ना, सब में लगा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रकार हमने पहले बताया कि पुर्तगाली यात्री, प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा
जो भारत तक व्यापारिक मार्ग की खोज किया प्रथम। और कोलंबस ने इधर अमेरिका तक के रास्ते की खोज किया। ठीक, उसी समय बहुत से ऑस्ट्रेलिया की खोजें हुई। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कई देशों की खोज हुआ। ठीक, तो उसको भी देखा जाएगा। और सबसे पहले इसमें एक चीज और समझनी है कि धीरे धीरे एक ऐसे शासन करना अपना बढ़ाए, तो इसको भी देखा जाएगा। पहले नोट करेंगे हम लोग, नोट करिएगा, हेडिंग डालिए पुर्तगाली। पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पुर्तगाल को ही देखना है। फिर जैसे जैसे सबका क्रम आएगा हम क्रम भी देख लेंगे। ठीक, और आपका काम है कि क्रम को याद रखना, कौन कौन से क्रम पे कौन कौन लोग आए। चलिए, पुर्तगाली पहले लिखेंगे पुर्तगाली। और यहाँ पूछता है वास्को डिगामा कब पहुंचा था भारत, तो कहीं कहीं 18 मई, 20 मई, 21 मई, 3 तिथियां हैं किताबों में अलग अलग। तो आप 20 और 21 मई को ही मानकर चले कि वास्को डिगामा 21 मई या 20 मई को 1498 में भारत पहुंचा। ठीक, चलिए नोट करिएगा इसमें पुर्तगाली। पुर्तगाली लिखेंगे। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचा पुर्तगाल। ठीक, पुर्तगाल के बाद केप ऑफ गुड होप। ठीक, इसके बाद भारत पहुंचा। यानी पहले पुर्तगाल से निकला और केप ऑफ गुड होप होकर के भारत पहुंचा। कब? तिथि लिखेंगे इसको, तिथि इसके जरूर लिखेंगे। 18, 20, 21 तीनों लिख लीजिएगा तिथियां। मई 1498 ईस्वी, ठीक, को भारत पहुंचा। कौन? वास्को डिगामा। ठीक, वास्को डिगामा। आगे इसका पथ प्रदर्शक यानी किसकी सहायता से, वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक कौन था, किसकी सहायता से ये भारत पहुंचा था? तो अब्दुल मानिक, कहीं कहीं अब्दुल मजीद भी देता है। ठीक, तो उसको आप समझते रहिएगा। ठीक, नामों में कुछ है नहीं, बस कभी कभी डिफरेंट कर देता है, कंफ्यूजन बढ़ जाती है बच्चों में। पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक था, जिसने केप ऑफ गुड होप से इसकी सहायता किया था भारत तक पहुंचने में। ठीक, आगे नोट करेंगे इसमें स्टार बना करके। जहाज का नाम, जिस जहाज से गया था, जहाज का नाम लिखेंगे साओ गैब्रियल। जहाज का क्या नाम था? साओ गैब्रियल था। फिर आगे नोट करेंगे स्टार बना करके। बंदरगाह, किस बंदरगाह पे पहुंचा था? बंदरगाह या स्थान, किस स्थान पर जहाज लेकर के सबसे पहले पहुंचा? तो नोट करेंगे कप कडाबू। ठीक, बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह इसी को बोला जाता है। कालीकट बंदरगाह केरल। ठीक, स्वागत किया। कौन स्वागत किया? यहाँ का एक स्थानीय राजा था जिसका नाम था जेमोरी।
जेमोरी नामक राजा ने इसका क्या किया था, स्वागत किया था। नोट कर लेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, और अब इसी कालीकट को, बंदरगाह को वर्तमान में अब क्या बोला जाता है, वर्तमान में लिख लेंगे कोझीकोड। कोझीकोड, इसी को बोला जाता है कोझीकोड बंदरगाह। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। ये भारत में आया तो जेमोरी नामक राजा ने इसका स्वागत किया। क्यों किया, वो जानता था कि जब यूरोपीय आते हैं तो कुछ न कुछ सोना चांदी ये सब सारी चीजें लेकर आते हैं, तो इसके लालच में इसने क्या किया था, स्वागत किया हुआ था। अब 1499 ईस्वी में ये वापस चला गया, और पुर्तगाल जब गया तो भारत से जो मिर्च लेकर गया था तो उसको बेचा, और बेचा तो इसको लगभग 60 गुना मुनाफा हुआ, जितना आया था उस सारे नुकसानों को छोड़ करके। तो ये बातें वहां के लोगों को जब पता चली तो लोग बहुत तेजी के साथ भारत आने की कोशिश में लग गए। फिर हुआ क्या, द्वितीय पुर्तगाली यात्री, ये प्रथम रहा। अब लिखेंगे द्वितीय पुर्तगाली यात्री, यहां चेंज करेंगे, लिखेंगे द्वितीय पुर्तगाली यात्री। ठीक, ये 1499 में वापस चला गया और अपने सामान को बेचा, लिख लीजिएगा 60 गुना मुनाफा कमाया। ठीक, अब लिखेंगे द्वितीय पुर्तगाली यात्री, लिखेंगे पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ठीक, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल भारत आया। ठीक, द्वितीय पुर्तगाली यात्री था, और इसने जब भारत आया तो 13 जहाज के बेड़ों को लेकर के आया था। बेड़ा का मतलब होता है 13 जहाज एक साथ आएंगे। ठीक, लिखिएगा इसमें, यह 13 जहाजों के बेड़े के साथ भारत आया। यह 13 जहाजों के बेड़ों के साथ भारत आया। ठीक, व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक, कि हम एक साथ बहुत ज्यादा सामान को लेकर के चलेंगे और व्यापार करेंगे। कहां पर, यूरोप में। इसने 13 जहाजों के बेड़ों के साथ क्या किया, भारत आया। आगे लिखेंगे स्टार बना करके। तब तक क्या हुआ, 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। अब सोचिए, जो व्यक्ति एक बार भारत आ चुका, ठीक, जो व्यक्ति एक बार भारत आया और यहां से ले गया, 60 गुना मुनाफा कमाया है, तो छोड़ेगा। फिर पुनः इसने भारत आ गया, और जब ये भारत आ गया तो अभी जानता है कि भारत के लोग कैसे हैं, इसको एक बार का ज्ञान हो चुका है। ठीक, इन लोगों को करना है व्यापार। हमने बताया था कि व्यापार करना है। दूसरी चीज, इनको डर थी किनसे, जो अरबवासी हुआ करते थे, जो अरब के लोग इसका रास्ता बंद कर दिए हैं। इनको डर इस बात का था कि कहीं अगर अरबी जान गए कि हम नए मार्ग की खोज कर लिए हैं और भारत आकर व्यापार कर रहे हैं, तो जो इधर से ये अरब का हिस्सा हुआ करता था, और ये आते थे कहां से, इधर अफ्रीका से होते हुए इधर भारत पहुंचते थे। तो जो ये अरब सागर था, ये सोचे कि अगर जान गए अरब के लोग जान गए तो ये अरब सागर का रास्ता ब्लॉक कर देंगे, तो फिर हम भारत से व्यापार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनसे यहां पर लड़ना है। अरबी पहले से भारत के साथ, राजाओं के साथ संबंध किए हुए। ठीक, क्योंकि जो विजयनगर का प्रतापी शासक हुआ करता था कृष्णदेव राय, वो अरबी घोड़े के साथ चला करता था, और अरबी घोड़े उसको चाहिए थे। अरबियों से इसका संबंध हुआ करता था, दक्षिण भारत के राजाओं का भी। ठीक, और अरबों का आक्रमण तो 712 ईस्वी में भी हो गया। तभी से लेकर के अरबियों का संबंध, भारत से व्यापार हर चीजों का होता रहा है। उसके साथ अरब सागर में कोई बाध्यता न हो, इसलिए बड़े शांति से यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। तो इसने अपनी नौसेना को बनाया, आर्मी, ठीक ना, जो जल में काम करती है,
नौसेना इसने बनाया, नेवी को, और नेवी को मजबूत किया। और सर्वप्रथम क्या हुआ, फिर 1502 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आया तो इसने क्या किया, लिखेंगे आगे स्टार बना करके, 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी लिखेंगे इसमें, 1503 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत में कोचीन में, कहां पर, कोचीन, केरल में ही पड़ता है, कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। वास्को डी गामा 1503 में क्या हुआ, कोचीन में प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। पूछा जाएगा पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहां है, कोचीन, तो आप बताएंगे कहां पर, लिखेंगे कोचीन में, कोचीन में, ठीक, कहां, पुर्तगालियों की, लिख लेंगे पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, कोचीन में, ठीक, कहां पड़ता है, केरल में ही पड़ता है। फिर लिखेंगे सेकेंड, इन्हें न अपना नेवी, इसी बीच में इन्होंने अपना नेवी स्थापित कर लिया है, नेवी बनाया, ठीक, जल सेना, ठीक, क्योंकि ये जानते थे कि लड़ना होगा। फिर इसने कन्नूर में अपनी क्या किया, दूसरी फैक्ट्री लगाई, सेकेंड फैक्ट्री इसने स्थापित किया, कहां पर, कन्नूर में। अब ये अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाना चाह रहे हैं, बार बार पुर्तगालियों को आना पड़ रहा है और जाना पड़ रहा है भारत से। देख रहे हैं 1502 में आया वास्को डी गामा भारत, ठीक, फिर पुनः वापस गया, कुछ समय के बाद फिर वापस आ रहा था भारत, तो उसी समय उसके एक बताया जाता है कि समुद्री तूफान की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। अब पुर्तगाली जो और 13 जहाजों का बेड़ा लेकर के पेड्रो अल्बरेज कैब्राल आया था, ये वापस जब गया तो इनको लगा कि बार बार हम जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्यों ना हम भारत में कोई फैक्ट्री स्थापित कर दें। तो इसने 1503 में कोचीन में ही क्या किया, प्रथम पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया। फैक्ट्री इसलिए स्थापित किया कि हम भारत में फैक्ट्री स्थापित कर देंगे तो वहां से ढेर सारा माल खरीद करके हम फैक्ट्री में एक बार रख लेंगे, और फैक्ट्री में रखने के बाद फिर हमारे जहाजी बेड़ा पुर्तगाल से जाते रहेंगे और वहां से माल को उठाएंगे और माल को ले आकर के सेल किया जाएगा यूरोप में, ठीक। इनको करना था बिजनेस। एक बार फिर समय बीता, समय बीतने के बाद फिर चौल का युद्ध हो गया, ध्यान से अभी सुनिएगा, अभी हम लिखवाएंगे। फिर हो गया चौल का युद्ध, चौल का युद्ध हुआ कुछ समय के बाद, ठीक, समय था लगभग 1508 का, ठीक। उसके पहले एक बार 1505 का जब समय आता है, कन्नूर में सेकेंड फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अरबियों को ये बात पता चल जाती है और इन पुर्तगालियों को रोक लेते हैं, और ये वहां से जो पुर्तगाली थे किसी तरह बच करके भागे। वही हाल हुई थी चौल के युद्ध में। चौल गुजरात में पड़ता है, गुजरात के क्षेत्रों में, क्योंकि अभी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 1505 में इन्हीं का अभी अगला एक वायसराय बन करके आएगा, गवर्नर, शासन को चलाने के लिए, जिसका नाम होगा कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनके शासन को चलाने के लिए आएगा। भारत में जो एक कंपनी स्थापित है, यानी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, इन फैक्ट्रियों का शासन कैसे चलेगा भारत में, इन चीजों को चलाने के लिए एक वायसराय या गवर्नर की व्यवस्था की जाए, ठीक। तो चौल का युद्ध 1508 में हुआ, जिसमें दो लोग लड़े चौल के युद्ध में। एक तरफ अरब के लोग, फिर इसके बाद मिस्र के लोग, वही मिस्र तुर्की के क्षेत्र के लोग, और दूसरा गुजरात का जो शासक हुआ करता था, और एक तरफ ये थे पुर्तगाली, ठीक। ये तीन, एक तरफ पुर्तगाली, एक तरफ। चौल के युद्ध में क्या किया, इन सब लोगों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। मुट्ठी भर पुर्तगाली थे, इसने पराजित कर दिया चौल के युद्ध में। फिर पुर्तगाली यहां से माफी मांग करके, इसके पहले 1505 में भी भागे थे, जिस प्रकार कि भाई हम लोग व्यापार करने के लिए आए हैं, आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, हम लोग शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते हैं, ठीक। उसी प्रकार यहाँ भी यही बात आई, इन लोगों ने पराजित कर दिया अरब, मिस्र और गुजरात का उस समय शासक महमूद बेगड़ा हुआ करता था। हमने बताया कि महमूद बेगड़ा इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने बताया था, गुजरात जब स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था उसके बारे में, कि गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा बहुत खतरनाक हुआ करता था। वो विष का इतना पान करता था कि उसके ऊपर अगर एक मक्खी भी बैठ जाती थी तो कुछ समय के बाद मर जाती थी, इतना उसके पास, उसके शरीर में विष था,
ठीक, महमूद बेगड़ा के पास। अगर वो एक पुर्तगाली को टच भी कर देता अगर, तो कुछ समय के बाद मर जाता, इतना वो विष का पान करता था। महमूद बेगड़ा और मिस्र और अरब, ये तुर्की, सभी लोगों ने मिलकर के पुर्तगालियों को देखा कि कब्जा जमाना चाह रहे हैं, हम लोगों के व्यापार में बाधक बन रहे हैं। इसलिए अरब के लोग, जो गुजरात का राजा हुआ करता था, उसकी सहायता से पुर्तगालियों को पहली बार तो पराजित कर दिया। पुर्तगाली मुट्ठी भर लोग थे, ये जानते थे कि अगर हम यहाँ के लोगों से लड़ेंगे तो ये हमको, मुट्ठी भर लोग हैं, मार दिए जाएंगे। क्योंकि पुर्तगाल से सहायता आने के लिए जहां 3 महीने की टाइम लग रही है, वहां बहुत लंबा समय लग सकता है और हम लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, मार दिए जाएंगे। इसलिए अजुराना नहीं चाहते थे, लड़ना नहीं चाहते थे, डरते थे। और इनकी चालाकी थी, दिमाग की चालाकी थी, डरने की बात तो थी। इनका काम था कि मरेंगे नहीं लेकिन मारेंगे जरूर, लेकिन हाँ, अगर देखेंगे कहीं खतरा है तो पहले भाग जाएंगे। ये कहते थे पहले भाग लो, फिर बाद में समय मिला तो देख लिया जाएगा, ऐसे थे पुर्तगाली। इन्होंने दिमाग लगाकर पहली बार तो भाग करके निकल लिए। 1505 में वही हाल 1508 में भी किए थे। फिर इसके बाद इन्होंने समझौता किया कि नहीं देखो, हम युद्ध नहीं करना चाहते आपसे, हम शांति पूर्वक व्यापार करना चाहते हैं। तो इसका एक पुर्तगाली यात्री भारत मतलब वायसराय बनकर के आ गया है, गवर्नर चलाने के लिए, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसी युद्ध में आया था वो। ठीक, उसने कहा कि ठीक है, हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसा है कि हम आपके यहाँ शांति पूर्वक मतलब व्यापार करना चाहते हैं। तो इसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। ठीक, शांत जल की नीति यानी हम सही तरीके से शांतिपूर्वक से व्यापार करेंगे। ठीक, इसने किया। और इसके बाद फिर कुछ समय के बाद 1508 और 9 में ही एक दूसरा युद्ध छिड़ गया, जिसका नाम था दीव का युद्ध। दमन दीव जो क्षेत्र है वहीं पर हुआ, पुर्तगालियों से दमन दीव का युद्ध हुआ। दीव में क्या हुआ, पुर्तगाली भले मुट्ठी भर थे लोग, उनकी नेवी इतना मजबूत कर लिया था कि इन लोगों को पराजित कर लिया। और कुछ ही समय के बाद देखते देखते इसने गोवा पर अधिकार कर लिया पुर्तगाली। ठीक, क्योंकि उस समय बीजापुर, बरार और बीदर जो हुआ करते थे, अहमदनगर और जो ये गुजरात का क्षेत्र हुआ करते थे, ये सब बट गए थे। और इनकी कमजोर शक्तियों को देखते हुए एक तैमूजा या तमुजा नामक एक भारतीय व्यक्ति हुआ करता था, उसकी मदद से एक पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया। ठीक, आदिलशाही वंश का शासक था, उसके मतलब हिस्से से था गोवा, और उसको छीन लिया पुर्तगालियों ने। और गोवा पर तब तक अधिकार किया भारत के आजादी के बाद से 1961 तक ये अधिकार किए रहे। ठीक, तो ये पुर्तगालियों को अब एक एक क्रम के देखना है कि अब एक कंपनी स्थापित कर लिए हैं, उसके शासन के लिए एक वायसराय आएगा। क्या वायसराय आएगा? क्यों? कंपनी के शासन को चलाने के लिए तो कोई मुखिया चाहिए। ठीक, इस तरह से तो कोई भी आएगा पुर्तगाली तो दिक्कत होगी। इसलिए इसको, कंपनियों को स्थापित जब हो रही है भारत में, इनको चलाने के लिए एक चीज चाहिए, क्या? वायसराय, गवर्नर। ठीक, इसको गवर्नर करने के लिए। तो चलिए, अब कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, प्रथम और द्वितीय। अब गवर्नर को हम देखेंगे। प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर आया, लिखेंगे भारत आया शासन करने के लिए, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था, लिखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत आया, सॉरी वायसराय जो भारत आया, प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय जो भारत आया, लिखेंगे प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? नोट करेंगे इसमें, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, यही प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर था, जो शासन के उद्देश्य से भारत में आया। और जब आया तो हमने बताया कि अभी अंग्रेजों के द्वारा इसको क्यों भेजा गया था, क्योंकि शासन चलाए भारत का। ठीक, और इसी के समय में तब तक क्या हो गया, और इसका समय पहले नोट करेंगे, 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी। ठीक, क्या 1505 से लेकर 1509 ईस्वी। एक कंपनी के शासन के उद्देश्य के लिए क्या आया था? शासन
जो कंपनियां फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं उसका शासन कैसे चलेगा, उसके उद्देश्य से आया था। और इसी समय हो गया, नोट करेंगे, चौल का युद्ध। क्या? चौल का युद्ध। चौल कहाँ पड़ता है? गुजरात के ही क्षेत्र से है। चौल का युद्ध। चौल का युद्ध कब हुआ था? चौल का युद्ध 1508 ईस्वी। नोट करेंगे इसको, 1508 ईस्वी। दो लोगों के बीच हुआ। ठीक, कहानी हमने बता दिया। एक तरफ कौन थे? लिखेंगे, एक तरफ अरब के लोग, अरब के लोग प्लस इसमें अरब के लोगों के साथ मिस्र प्लस गुजरात का शासक। गुजरात का शासक उस समय महमूद बेगड़ा हुआ करता था। ठीक, और दूसरे तरफ थे पुर्तगाली। इसमें पुर्तगाली पराजित हुए और ये तीनों जो है क्या हुए? विजयी हुए। ठीक, पुर्तगाली पहली बार मारे गए और ये आर्मी लेकर के फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था और ये पराजित हुआ और इसने हाथ गोड़ जोड़ा कि बस हम व्यापार करना चाहते हैं शांतिपूर्वक और कुछ नहीं। तो जब इसने शांतिपूर्वक व्यापार करने को कहा तो उसी को कहा जाता है, ठीक, क्या कहा जाता है? इसने अपने नाम से ही नाम दिया था। लिखेंगे इसमें अल्मीड़ा की नीली जल नीति। अल्मीड़ा की नीली जल नीति। नीली जल नीति इसी को बोला जाता है इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी। वाटर पॉलिसी इसी को हिंदी में बोलेंगे शांत जल की नीति। अल्मीड़ा की शांत जल की नीति, यानी हम शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते हैं। नोट कर लीजिएगा। इन्होंने कहा जब इस युद्ध में पराजित हो गए तो ये सोचे कि अब अरबी हमको यहाँ लग रहा है व्यापार नहीं करने देंगे, हमारा जो अरब सागर से रास्ता है उसको ब्लॉक कर देंगे। इसलिए इसने माफी मांगा कि हम लोग अल्मीड़ा की नीली जल नीति, इसने एक नीति बताया कि हम बहुत शांत जल की नीति, हम शांति तरीके से, या नीले जल की नीति, हम बहुत साधारण तरीके से क्या करते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो इसने नीति चलाई थी, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, शांत जल की नीति। जो पुर्तगाली थे फिर धीरे धीरे इनकी शक्तियों को हमने फिर बताया। एक चौल का युद्ध हुआ 1508 में, फिर अगला दूसरा युद्ध हुआ। ठीक, देखेंगे फिर वो भी माना जाता है कि 1508 और 9 में ही हुआ करीब। ठीक, दूसरा युद्ध नोट करेंगे, दीव का युद्ध 1509 ईस्वी। ठीक, कहीं कहीं 8 भी देगा, दोनों लिख लीजिए, 8 से 9 ईस्वी। ठीक, लिखेंगे दीव का युद्ध। दीव का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ। ठीक, देखेंगे दो लोगों के बीच। फिर वही लिखेंगे अरब के लोग, मिस्र के लोग और गुजरात के लोग। ठीक, मिस्र और अरब के लोग, गुजरात के लोग, इधर थे पुर्तगाली। फिर इस युद्ध में क्या हुआ? पुर्तगाली विजयी हो गए क्योंकि अपने नेवी को मजबूत कर लिए थे और इधर ये पराजित हो गए। और जब पराजित हुए तो दीव के युद्ध के बाद इन्होंने ही अपने साम्राज्य को, मतलब अपने काम को आगे बढ़ाया। और काम को आगे बढ़ाया तो ये कहा करते थे अपने हिस्से की, मतलब जो शासन की, लिखेंगे स्टार बना करके, भारत में पुर्तगालियों के साम्राज्य को कहा जाता था या यह कहा करते थे। क्या कहा करते थे? लिखेंगे एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया। इसका मतलब होता है, एस्तादो द इंडिया का मतलब होता है
सागर का स्वामी, हिंदी में लिख लेंगे कहीं कोष्टक में, सागर का स्वामी, सागर का स्वामी, सागर का स्वामी। क्यों कहा करते थे? क्योंकि ये जो पश्चिमी तट हुआ करता था, कहाँ का? भारत का ये वाला हिस्सा, भारत का इन क्षेत्रों पे अब ये गोवा छीन लिए, दमन दीव का ये दौरा, ठीक यहाँ तक, नीचे से यहाँ तक लगभग अधिकार कर लिए थे केरल से। धीरे धीरे अपने नेवी को मजबूत करके इस समुद्री तटों पर अपनी नेवी मजबूत कर ली और धीरे धीरे कब्जा करने की स्थिति में। ठीक, आगे की तरफ हम लोग बस यही अभी तक छोड़ेंगे। ठीक, आप पढ़ेंगे भी और घटना चक्र, यूथ कंपटीशन, जो भी किरण पब्लिकेशन की बुक रखे हैं या कुछ भी रखे हैं, ठीक, लूसेंट ही रखे हैं, आप इसको पढ़ करके प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करता है तो आप हमको बताएंगे। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आपका इधर यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, सर्वप्रथम पुर्तगालियों से अभी 1509 तक, जहां तक हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तक, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तक अगर कोई क्वेश्चन बचता है, मतलब दिक्कत करता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, मेहनत से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। विस्तृत जीएस पढ़ने के हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा एक बार पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, और प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखेंगे कि ऐसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आप हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारी बातों को और नहीं समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए अब हमने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में बता दिया। अब कल द्वितीय वायसराय के बारे में हम बात करेंगे, पुर्तगाली, जो आया डी अल्बुकर्क, फिर डी नुन्हू जो आया, नुन्हो डी कुन्हा करके आया, अगला जो आया वायसराय तीसरा, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसने क्या किया? कार्टेज किया। कार्टेज क्या होता है? परमिशन होता है। किसने? इनके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा दिया जाता था। सागर में पूरा अपना बेड़ा जमा लिए, यानी बंदी, घेराबंदी कर दी कि अब इसके अंदर कोई भी जाएगा व्यापार करने के लिए तो सबसे पहले कार्टेज परमिशन लेगा। फिर आर्मेडा द काफिला, ये क्या होता था? सुरक्षा दी जाती थी कि भारतीय व्यापारियों से टैक्स लिया जाता था कि हो सकता है कि आप कि जहाज को कोई अंदर लूट ले, तो एक तो परमिशन का टैक्स पहले, फिर इसके अंदर सुरक्षा का टैक्स दिया जाता था। डराते थे ये पुर्तगाली। वो आगे की कहानी है, हम कहानी के ही वजह से बताने के, समझाने के बाद ही आपको लिखवाएंगे। ठीक, तो समझते हुए पढ़ते हुए चलिए, तो आगे आप पढ़ करके अगर क्लास को देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, धन्यवाद।